गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं आपके साइंस में 2 नंबर वाले जो सवाल पूछे जाते हैं उसका VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी साइंस में आज आपको 2 नंबरिया में वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो सीधे आपके एग्जाम में चमकने वाला है। सर सबसे पहली बात कहा जाता है ना सर कि यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में मामला फंसने वाला है। सर ये सेम टू सेम हु बहु आएगा, क्योंकि मेरा पिछले साल का रिकॉर्ड है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं सर कि पिछले बार 4 से 6 मंथ में 482 अंक लाया। अब की बार अब तो सोच लो कि कितना अंक आने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, माहौल भी बढ़ गया, तो अब की बार तो 482 से भी पार होना चाहिए। सर मैंने सभी का वीडियो भी डाल दिए थे, तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आज का पहला सवाल से आपको मैं मुलाकात करवाता हूं। पहला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अगर जिनको लगता है कि क्लास डेली चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर आपको सभी चैप्टर का क्लास 10th मैथ और साइंस का सभी चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अगर आपको वीडियो चाहिए तो YouTube के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए सर, देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है ना कि अवतल दर्पण का उपयोग के लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग के लिखे। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग के लिखे, ये सब लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबरिया में पूछेगा। अच्छा, जब 2 नंबरिया में पूछेगा तो पूछा है क्या कि अवतल दर्पण के उपयोग के लिखे, तो अवतल दर्पण के 3 या 2 उपयोग लिखना है। अगर ये 2 नंबरिया सवाल आया है तो इसमें 2 ही या 3 उपयोग लिखना है। आखिर में ये सब जो क्वेश्चन है ना वो 2 नंबरिया में पूछता है। 5 नंबरिया में कैसा सवाल आता है मैं वो भी करवाऊंगा, तभी तो कहोगे कि नरे बाबा ना। अब देखो कहता है ना कि अवतल दर्पण का उपयोग के लिखे, तो यहां पे नीचे डैश देकर के लिख देना कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है, लेकिन हमसे पूछा 2 नंबर वाला सवाल, तो हम लोग 2 या 3 उपयोग लिखेंगे। यहां पे अवतल दर्पण के बहुत सारा उपयोग है, लेकिन हमसे ये सवाल पूछा है 2 नंबरिया में या 2 नंबर में, तो जब 2 नंबर में उपयोग पूछा है तो इसका 2 ही या 3 उपयोग बताना है, ठीक है ना। अब सोचो रे भाई कि कोई टेम्पू चालक है, उसको हम 10 रुपया भाड़ा दिए, तो तुम सोचो कि जितना दूर उसका किराया होगा 10 रुपये का, उतना ही दूर ना हमको ले जाएगा कि हमको 100 किलोमीटर ले चल जाएगा, नहीं ना ले जाएगा। तो बात यही है। अब देखो, अब कहता है कि सर इसका उपयोग को लिखो, तो इसका निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग क्या कहता है, पहला उपयोग कहता है ना कि इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है सर वो पहला उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। इसका दूसरा उपयोग, इसका उपयोग रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में किया जाता है। अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो रोगी मतलब कोई पेशेंट जैसे हम ही हैं, अगर मेरा कान खराब है, नाक खराब है, आंख खराब है, तो ऐसे केस में कान, नाक, गले के इत्यादि की जांच में जो है वो आपको अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो होता है रूप सर वो छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए कान, नाक, गले जो होता है वो बहुत छोटे छोटे इसके अंदर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब कान का इलाज करेगा, नाक का इलाज करेगा, गले का इलाज करेगा, तो ऐसे केस में कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा रे बबुआ, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। हाँ, तो पहला उपयोग मैंने क्या बताया कि इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग क्या है, तो इसका कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग क्या है, अगर आप इसका 2 उपयोग लिखिएगा तो भी चलेगा, इसका अगर आप 2 उपयोग लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं कहूंगा सर कि वो जितना बोलेगा ओकरा से एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ के काम करेंगे, क्योंकि कहा ही जाता है सर कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हम तो बिहार, यूपी, झारखंड के बेटे हैं, ठीक है ना सर। हमारे खून में जुनून होता है, सिर्फ और सिर्फ जुनून होता है। कहता है ना अगला 3 नंबर इसका उपयोग, कहता है इसका उपयोग सर्च लाइट या टॉर्च या टेबल लैंप, ये सब देखिए जो मेरे पास, जैसे कि सपोर्टेड मानिएगा कि मेरे पास यहाँ पे एक टेबल लैंप है, ठीक है ना, ये टेबल लैंप है। अब ये टेबल लैंप के यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो दर्पण लगा रहता है ना, ये वाला दर्पण, ये होता है अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण इसलिए होता है क्योंकि ये जो इमेज जो बनाएगा वो बहुत सारे फैला करके लाइट देगा। ये पढ़ने के लिए मेरे पास है सर, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि संदीप कुमार इसको काल रख लिया है।
हाँ, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है मेरे साथ बोलना होगा, सबको मेरे साथ बोलना होगा। सर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन आप पढ़ने के लिए तो तैयार हो जाओ। अरे आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने माँ बाप की सपना को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। सर सपना को पूरा करने में मदद मैं करूंगा, सर मैं सच्चे दिल से मदद करूंगा, और मैं कहूंगा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे झोपड़ी वाला घर को जब तक 10 मंजिला नहीं बना देंगे तब तक बैठेंगे नहीं चैन से, ठीक है नू, ये आप सबको मैं बोल रहा हूं। हाँ, कहता है इसका उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च, टेबल लैंप इत्यादि में किया जाता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, रटने की जरूरत नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है, दूसरा नंबर में कान नाक गले इत्यादि की जांच में किया जाता है, ठीक है ना। कान नाक गले इत्यादि की जांच में किया जाता है, इत्यादि की जांच में किया जाता है, इत्यादि की जांच में किया जाता है। तीसरा उपयोग, इसका उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च, टेबल लैंप ये सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत, ये वाला सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं सर कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार मेरे साथ सब कोई बोलेगा, जो ना बोलेगा नौकर शादी नहीं होगा। सब कोई मेरे साथ बोलना कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण का 3 उपयोग मैंने बताया हूं, आप पहला उपयोग बताइएगा, जल्दी से जल्दी बोलिएगा, जहां पे बैठे हैं वहीं पे बोलना होगा, सबको मेरा कसम है। हाँ, और एक बार मां सरस्वती का नाम लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो पहला उपयोग क्या है सर, तो अवतल दर्पण का उपयोग बोलो, जल्दी बोलो, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। थैंक यू। अच्छा, दूसरा क्या है सर, अवतल दर्पण का उपयोग कान नाक गले इत्यादि की जांच में किया जाता है। चलो तीसरा नंबर बोलो, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, टेबल लैंप में किया जाता है। चलिए थैंक यू। अब एक बात और है कि गुरुजी इसको हम नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है ना, उस टेलीग्राम को जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलता है, ठीक है ना। और आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं जड़ी बूटी डाल देता हूं, और जड़ी बूटी मतलब हम अपना गर्लफ्रेंड का फोटो तो नहीं नू डालेंगे, हाँ 30 मिनट पहले वैसा जड़ी बूटी डालता हूं ना जो सीधे के सीधे आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। हाँ, आप देखो सर, और या फिर आप जाकर के टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @संदीप 7295। जैसे ही आप टेलीग्राम पे इतना सर्च करिएगा मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला पीडीएफ वहां पे सेंड हो गया होगा। चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 2 नंबर देखो, 2 नंबर सवाल कितना झकास है, कहता है ना कि तेरी अखियों की, हाँ देखो, कहता है लेंस की क्षमता को परिभाषित करे एवं एसआई मात्रक को लिखे। कहता है लेंस की क्षमता क्या है उसको परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक को भी लिखे। लेंस की क्षमता क्या है उसको परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक को भी लिखे। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में फसल है, कोई लड़की से ना फसल है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आ जाना। चलो सर, हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहता है सर इसका परिभाषा क्या कहता है, कहता है किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखना सर, बस मैंने 2 ही बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, एक अभिसरण और दूसरा क्या है सर, ये अपसरण। ये आखिर में अभिसरण और ये अपसरण क्या है, इसी पे हमको फोकस करना है। हमको फोकस करने की जरूरत इसका चैप्टर में पड़ेगा सर, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है। और आप सभी के आशीर्वाद से सर बहुत जल्द आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसमें आपको A to Z सिलेबस आपके खोपड़िया में डाल दूंगा, ये इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। तो एक बार मेरे साथ बोलना, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना सर। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अच्छा, इसका एसआई मात्रक, अब देखो
देखो यहाँ पे देखो लिखने का तरीका है, ऐसा ही 482 नहीं अंक नहीं ला देते हैं। हाँ देखो लिखने का तरीका है, क्या करना ना कि अब इसका परिभाषा हमने लिख दिया, जैसा ही इसका परिभाषा लिख दिया तो जिस लाइन में इसका परिभाषा लिखा होगा ना, अब उस लाइन के जस्ट नीचे आ जाना, ये जहां पे लास्ट हुआ है ना इसका जस्ट नीचे आ जाना इस प्रकार से। जैसा ही इसका जस्ट नीचे आएगा तो यहां पर नीचे वाला लाइन दिखेगा, अब नीचे वाला लाइन से लिखना शुरू करना। अब करना इसका एसआई मात्रक डाइऑप्टर होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर होता है, जिसे हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डाइऑप्टर होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डाइऑप्टर होगा। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता जो होता है सर, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं मेरे बाबू, तो लेंस की जो क्षमता होता है ना रे मोहतरमा, वो अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस का क्षमता कहते हैं। तो एक बार मेरे साथ बोलना, प्यार से बोलना, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का कसम, बोलोगे ना, कहेगा गुरुजी अब तो बोलवे करेंगे, तो देखो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, किसी लेंस द्वारा, बोलो बोलो बोलो, जहां पे बैठा है वहीं पे बोलो, मेरा कसम, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्लियर नु हो गया, नु क्लियर, आगे भी क्लियर। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। चलिए सर, दूसरा नंबर सवाल को हम लोग कर लिए क्लियर। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 3 नंबर देखो कितना झकास है। 3 नंबर कहता है ना कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। 3 नंबर में कहता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। सर मैंने अपने हाथों से लिखा, आपके लिए लिखा, चूंद चूंद कर लाया हूं सर। कहता है ना चून चून कर मारूंगा, हाँ ऐसे नहीं मारूंगा। गिद्दड़ भालू को मारने से क्या फायदा, अरे शेरे को मार दो एक बार गोली, अपने सब जानवर आज़ाद हो जाएगा जंगल में, है ना। शेर को मार देंगे ऑटोमेटिकली सभी जानवर आज़ाद हो जाएगा जंगल में। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को टेकअप करो जो एग्जाम में आता है, छोटका छोटका क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ो, पढ़ाई का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है एसके साइंस क्लासेस, ठीक है ना। आना कहता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता जो होता है ना सर, आंखों को, आंखों की ऐसी क्षमता, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप क्या होती है, बदलती है। अच्छा सोच रे बबुआ, अब देखो 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 ना तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे कथा हो रहा है। सपोज मान लो ना कि देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा तुम देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये कथा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कथा हो रहा है। अब सोचना यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा डांस हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई क्या हो रहा है, डांस हो रहा है, ठीक है ना, डांस हो रहा है। अब सोचना तुम तो यहाँ पे है, जैसे ही यार एक कथा है, ये डांस है। अब इधर से तुम जा रहा है, इस रास्ता से तुम जा रहा है, ये पहले कथा है उसके बाद डांस होता है। जैसे तुम देखा कथा हो रहा है, तुम्हारा आँख कहाँ पे गया, कथा हो रहा है। अब ये वाला आँख तुम्हारा चल गया होगा घपसना डांस पे, अरे डांस हो रहा है, चलना डांस के पास। अब तुम सोचना रे बबुआ, ये आँख जो है वो तुम बोला है अपने आँख को कि तुम इसको देखो, नहीं, आँख ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गया, बदल गया। आप से आप क्या हो गया, बदल गया। उसी को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। आप से आप क्या हो गया, बदल गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इन्हें कथा उन्हें डांस, आँख जने मन करेगा तने जाएगा, तो आप से आप होगा। इन्हें कथा उन्हें डांस, आँख जने मन करेगा तने जाएगा, तो आप से आप बदलती है। ना तो मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला कि आँख की ऐसी क्षमता, आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब क्या बोलता है, अब यहाँ पे कहानी खत्म। आप से आप बदलते, फोकस दूरी आप से आप बदलती है, समंजन क्षमता। अरे फोकस दूरी आप से आप बदलती है, समंजन क्षमता। ऐसे नहीं याद होगा तो वैसे याद करना, फोकस दूरी आप से आप बदलती है, समंजन क्षमता, बस इतना ना। अब सोच लेना, एक नॉर्मल इंसान का, एक
नॉर्मल इंसान जो स्वस्थ इंसान है उसका आँख की समान आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता जो होता है सर वो 4 डायोप्टर पाई जाती है, ठीक है ना। समान आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता 4 डायोप्टर पाई जाता है, पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है, ठीक है। अब गौर कर लेना, तो समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आंखों की वैसी क्षमता, अरे आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आना तो एक बार आंख मूंदिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आंखों की वैसी क्षमता, आंखों की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी, आंखों की वैसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। सभी को खोपड़िया में गया कि नहीं गया? अगर खोपड़िया में चला गया सर तो एक बार मां सरस्वती का नाम लेकर के जय इंडिया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो सर, इंडिया से कर लो प्यार, ऑटोमेटिकली गर्लफ्रेंड से हो जाएगा प्यार। अब सोचना कि समान आंख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर पाई जाती है, ठीक है ना। आना चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर अगला 4 नंबर, यही ना है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल की तरफ थोड़ा सा गौर करना। कहता है ना, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। ये विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए ये विद्युत चुंबक और ये वाला अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यही वाला विद्युत चुंबक को हम लोग कहते हैं यही वाला विद्युत चुंबक को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक। अब गौर कर लेना, विद्युत चुंबक को हम लोग कहते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को नीचे में डैश देख करके लिखना है कि विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। अच्छा, ये विद्युत चुंबक हम लोग किसे कहते हैं? तो ये विद्युत चुंबक का दूसरा नाम है अस्थाई चुंबक। ये वाला विद्युत चुंबक जो आपको दिखाई दे रहा है इसका दूसरा नाम है अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में निम्नलिखित अंतर है। अच्छा, एक साइड लिखना विद्युत चुंबक, दूसरा साइड क्या लिखना सर? अस्थाई चुंबक। यही वाला विद्युत चुंबक को हमको मन करेगा, ये वाला विद्युत चुंबक को हमको मन करेगा तो यहां पर लिख देंगे अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। इसको मन करेगा तो यहाँ पे लिख देंगे अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। हमको जगह नहीं बचा इसलिए हम नहीं लिख पाए, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर कर लेना। नो 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 नो, चलो सर आ जाना, थोड़ा सा गौर कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाना। अब इसको देखिएगा, एक साइड क्या लिखना है? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक का दूसरा नाम अस्थाई चुंबक। एक साइड क्या लिखना है? अस्थाई चुंबक। अच्छा, पहला इसका अंतर बताना। विद्युत चुंबक का पहला अंतर, यह एक अस्थाई चुंबक है, यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है यह एक अस्थाई चुंबक है। विद्युत चुंबक जो है यह एक अस्थाई चुंबक है। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत? लेकिन अस्थाई चुंबक यह एक अस्थाई चुंबक है। अस्थाई चुंबक जो है यह एक अस्थाई चुंबक है। मतलब विद्युत चुंबक अस्थिर नहीं रहेगा, कभी उ लड़की पर लाइन मारेगा, कभी ई लड़की पर लाइन मारेगा, कभी उन्हें मारेगा, कभी उन्हें मारेगा, एक दिन नक्का थुरा जाएगा। हाँ, तो इसका काम देखो यही है। और ये जो एकदम अस्थिर है, वो पटा लिया एकदम निश्चित रूप से पड़ल रहता है लगता है कि अब इसके सिवा जिंदगी में और कोई है ही नहीं है। हाँ, तो ये फिक्स है सर, ऐसा ही करो। हाँ ठीक है नू, आना
दूसरा नंबर कहता है यह परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। अच्छा, यह परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। अस्थाई विद्युत चुंबक जो है ये परबल चुंबकीय बल लगा सकता है। किसी भी वस्तु पे विद्युत चुंबक परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, ठीक है ना। किसी भी वस्तु पे ये विद्युत चुंबक जो है वो परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, ठीक है ना। तो विद्युत चुंबक परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, लेकिन अस्थाई चुंबक जो है या इसका आकर्षण बल कमजोर है, ठीक है ना। ये किसी पे लगा ही नहीं सकता क्योंकि इसका आकर्षणीय बल क्या है, कमजोर है, ठीक है ना। तो अस्थाई चुंबक का आकर्षण बल कमजोर होता है, अस्थाई चुंबक का आकर्षण बल कमजोर होता है। लेकिन विद्युत चुंबक बोले या अस्थाई चुंबक बोले ये किसी भी वस्तु पे परबल चुंबकीय बल लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो आकर्षण बल होता है वो कमजोर होता है। आना 3 नंबर कहता है क्या सर कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। अब देखना, इसका जो शक्ति है ये विद्युत चुंबक का जो शक्ति है वो फेरों की संख्या पे, मतलब वो कितना बार घूम रहा है उस पे निर्भर करता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक जो है सर वो फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अच्छा, अब देख लेना, अब देखो यहाँ पे देखो, गौर करना। जैसे ये वाला क्या है सर, ये चुंबक है। अगर 1 राउंड लगाया तो विद्युत चुंबक उतना ही काम करेगा। अगर ये 2 राउंड लगाया तो विद्युत चुंबक और बढ़ जाएगा। अगर ये 3 राउंड लगाया तो विद्युत चुंबक और बढ़ जाएगा। अगर ये 4 राउंड लगाया तो विद्युत चुंबक और बढ़ जाएगा। अगर ये 5 फेरा लगाया तो विद्युत चुंबक और बढ़ जाएगा। क्योंकि कहने का मतलब यही है कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अब देखना, विद्युत चुंबक का जो शक्ति है वो फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी संख्या पर? फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी संख्या पर? फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी संख्या पर? फेरों की संख्या पर। देखो साफ शब्द में बोल दिया गया है कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। तो अब देखो, अगर ये 1 फेरा घुमा तो शक्ति कम होगा। अगर ये 2 फेरा घुमा तो शक्ति और बढ़ गया होगा। अगर ये 3 फेरा घुमा होगा तो शक्ति और बढ़ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये किस पे निर्भर करता है? तो ये फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो ये फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। अगला कहता है इसका शक्ति निश्चित रहती है। इसका शक्ति जो होता है वो निश्चित रहता है, ठीक है ना। अस्थाई चुंबक का जो शक्ति रहता है वो निश्चित रहता है। क्यों? क्योंकि ये सर्वा एक ही लड़की पर स्थिर हो, ना। कहता है ये अस्थिर चुंबक है, मतलब एगो लड़की को पटा लिया, आराम से बैठ गया, लेकिन बेहतर इंसान वही है। फिर अब इसका आकर्षणीय बल कमजोर हो गया। अब एगो लड़की को पटा लिया, दिन रात उसी को साथ बैठल रहता है, तो कमजोरे नहीं होगा, बेवकूफ मोटा होगा, कमजोरे नहीं होगा। हाँ, अब सोचना कि इसका शक्ति निश्चित रहेगा कि नहीं? शक्ति एकदम निश्चित हो जाएगा। अब इन्हें उन्हें देखने का मन ही नहीं करेगा, सामने में तो मोहतरमा है तो कहाँ से देखेगा। लेकिन ये क्या है सर कि इन्हें उन्हें जने देखता है। ये जितना लड़की पे लाइन मारता है उसका उतना ही शक्ति क्या होता है, बढ़ता है। यही बोला कि इसका शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। तो जितना लड़की पे लाइन मारेगा उतना शक्ति इसका बढ़ेगा। आद हो गया ना? हाँ, चलिए सर, तो ये आद कर लीजिएगा सर। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा। सवाल नंबर 4 हो गया। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल बड़ा रोमांटिक सवाल है, ठीक है ना। सवालों रोमांटिक होता है, आज तुम जिंदगी में पहली बार सुना होगा। कहता है इसका कहता है क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्षारक, अरे भाई आना। हमसे क्या बोला सर? हमसे बोला है क्षारक। और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये सब 2 नंबरिया में पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही यहां पे आ जाता कि दर्पण सूत्र प्रूव कीजिए, तो ये डायरेक्ट तुमको पता है कितना, 5 नंबर में पूछता। हाँ,
तो कहता है सर ये क्षारक और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? तो क्षारक और क्षार में निम्न अंतर है। कितने अंतर है? तो बहुत सारे अंतर है, ठीक है ना। क्षारक और क्षार में निम्न अंतर है, लेकिन एक नंबर क्षारक लिखना, दूसरे नंबर क्षार लिखना आना। क्या कहता है एक नंबर में? कहता है सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। ये जो सभी क्षारक है, ये जो सभी क्षारक है वो जल में विलय नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षार जल में विलय होते हैं। ये थोड़ी सी गौर कर लेना। देखो यहाँ पे ये ऐसे अब दिखाई देगा, अब आना। लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होते हैं। तो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सभी क्षार जल में विलय होता है। लेकिन सभी क्षार जल में विलय होता है। आना इसका दूसरा नंबर। कहता है सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सब का सब जो क्षारक है वो क्षार नहीं होता है, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। ये सभी जो क्षार है वो क्षारक होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है ना। सभी क्षारक जो है वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ बोलना, एक बार मेरे साथ बोलना। क्षारक, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार जल में विलय, सब कोई बोलो, जहाँ पे बैठल है वहीं से बोलो, विलय होते हैं। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, सभी क्षार जल में विलय होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। आना अगला सवाल की तरफ सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करें ना। सवाल नंबर 6 नंबर का आता है ना, जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल से क्या समझते हैं? अच्छा, जीव मंडल से आप यहाँ पे लिख सकता था आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये भी लिखिए दिया होता, लेकिन मैंने नहीं लिखा। कहता है जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल आखिर में है क्या? तो जीव मंडल कहता है सर कि वह जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। अच्छा, सबसे स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है। हाँ, सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है। देखो ये लिखना मैंने भूल गया, सबसे बड़ा स्तर है, ठीक है ना। कहता है जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है, सबसे बड़ा स्तर है, ठीक है ना। संसार के विभिन्न परिस्थितिक सभी परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखो थोड़ा सा गौर कर लेना सर। कहता है जीव मंडल आखिर में है क्या? तो जीव मंडल जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। सबसे पहले तो ये गौर कर लेना कि जीव मंडल जो है वो जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर है। कहता है संसार के विभिन्न परिस्थितिक, ठीक है ना, तंत्र, परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करता। देखो ये परिस्थितिक ये परिस्थितिक या परितंत्र, ये दोनों मिलकर के एक साथ मिलकर के जीव मंडल का निर्माण करता है, जीव मंडल का निर्माण करता है। तो आज मैंने आपके लिए 6 सवाल लाया था, 6 क्वेश्चन को मैंने कर दिया सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको मुलाकातें करता हूं सर की कल की क्लास में, और आपका क्लास डेली चलेगा, डेली आप लोग जुड़िए 8 बजे। तो थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। ये क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि
क्योंकि आपका सिलेक्शन में ही मेरा सिलेक्शन है सर। क्योंकि ने कहता है कि मम्मी पापा का सपना बच्चों के सपना में छुपा हुआ होता है सर। अब आपकी मम्मी पापा का कोई सपना नहीं है, बस उनका उतना ही सपना है कि आप भविष्य में बेहतर कर जाइए, बस आपकी मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरा है सर, आप बेहतर तो हम बेहतर, आपका सिलेक्शन तो मेरा सिलेक्शन, आप टॉपर तो हम टॉपर। क्योंकि टीचर एक टॉपर कब बनता है? जब बच्चे टॉपर बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारा सर खुद का भी स्टडी करना रहता है, इसलिए मैं 24 घंटा और टीचर की तरह टाइम नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद स्टडी करता हूं। तो सर आपको मैं 24 घंटा टाइम तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट मैं लगाऊंगा आपकी सिलेक्शन के लिए। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आपका टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस जितना पढ़ाता हूं उतना पढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू। और यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे आपका मैथ और साइंस दोनों का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, लव यू।